नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम मध्यकालीन भारत की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हमने देखा, अभी तक हमने पढ़ा कि मुस्लिमों का आक्रमण कैसे हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इल्तुतमिश का शासनकाल क्या रहा। तो आज हम इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है कि 1227 में 1227 में रणथंभौर पर यह अधिकार कर लेता है। रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। तो दोस्तों, ये रणथंभौर का जो किला है, ये पृथ्वीराज तृतीय जो थे, उनके जो वंशज थे वो वहां पे शासन करते थे। इसमें बताया जाता है कि रणथंभौर ऐसा किला था जहाँ पे लगभग 70 बार कई राजाओं ने, कई शासकों ने आक्रमण किया, लेकिन कभी उसको जीत नहीं पाए। लेकिन ये इल्तुतमिश ऐसा था कि इसने 1227 में उस पर आक्रमण किया और उसके बाद रणथंभौर पे इसने विजय प्राप्त की। उसके बाद इसी क्रम में इसकी दूसरी विजय होती है, सेकंड विजय होती है मंदसौर पर। मंदसौर, ठीक। ये जो मंदसौर है, ये परमारों की राजधानी रहती है। परमार शासक थे, परमारों की राजधानी थी, ठीक। इस पे इसका अधिकार होता है 1200, सॉरी यहाँ ये है, ये 1226, सॉरी 1227 पे इसका मंदसौर का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में इसका इसका जो तीसरा अभियान होता है वो ग्वालियर के खिलाफ होता है, जिसको हम ग्वालियर विजय के नाम से जानते हैं। तो जो इसका तीसरा अभियान होता है 1231 में, 1231 में ग्वालियर विजय करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका भी जो चौथा आक्रमण है, चौथा 1233 में कालिंजर पर अधिकार कर लेता है। कालिंजर, और देखा जाए तो इसका पांचवा क्या काम होता है, इसी क्रम में इसका होता है 1229 में। 1229 में इसे अल मुस्तनसिर से अल मुस्तनसिर से खलीफा का वैधता मिल जाती है। मतलब अल मुस्तनसिर से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगला इसका अभियान होता है इल्तुतमिश का अगला अभियान होता है मालवा अभियान। मालवा अभियान, ठीक है। मालवा अभियान इसका होता है 1235 ईस्वी में, और जब यहाँ पे 1235 में मालवा अभियान कर रहा है तो ये भिलसा और नागर पर अधिकार कर लेता है। एक भिलसा का दुर्ग रहता है, भिलसा दुर्ग, और सेकंड है नागर का दुर्ग। इन दोनों पर इसका अधिकार हो जाता है। ठीक है,
और इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान हम देखते हैं 1236 का। 1236 में इसका होता है सबसे महत्वपूर्ण अभियान, वो होता है, इसको बामियान अभियान कहते हैं। बामियान बामियान अभियान। और यही वह अभियान होता है जिसके दौरान इसका खोखरों से युद्ध होता है और वहीं पे उसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इस अभियान में इसका सामना खोखरों से होता है। खोखर एक जनजाति होती है खोखरों से। और 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1236 को 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ और चीजें आपको हम बताते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था, दिल्ली का दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने मुद्रा प्रचलन करवाया था, मुद्रा प्रणाली को शुरू करवाया था। दिल्ली का पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान जो मुद्रा प्रणाली को शुरू करवाया। ठीक है। और दूसरी बात इसके बारे में ये होती है, सेकंड इसको देखते हैं कि यही पहला शासक था जिसने कि दिल्ली में नियमित मुद्रा का संचालन करवाया था। आज तक ऐसा कोई शासक नहीं था कि जो कि दिल्ली सल्तनत ने नियमित मुद्रा का संचालन करवाया, लेकिन जो इल्तुतमिश था ये ऐसा शासक हुआ कि ये दिल्ली का एक तो सुल्तान की वैधता इसने प्राप्त कर लिया, और दूसरी बात इसके बारे में होती है कि ये वहां पे नियमित मुद्रा का संचालन करवाया था। और इसके जो सिक्के थे वो पश्चिमी देशों से मिलते थे। इसके सिक्के जो थे, इसके सिक्के पश्चिमी देशों से मैच करते थे, पश्चिमी देशों से मिलते थे। देशों से मिलते। इसी क्रम में इसका अगला जो होता है 1231 में, 1231 ईस्वी में यह सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाता है। सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाता है। ठीक है। और ये सुल्तानगढ़ी मकबरा कहाँ बनवाता है, इसका एक पुत्र रहता है, इसका सबसे बड़ा पुत्र होता है, उसका नाम क्या होता है, गियासुद्दीन, नहीं सॉरी देखो उसका कुछ नाम रहता है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसी के मकबरे पे बनवाता है। और दिल्ली सल्तनत इसे, यह मकबरा बनवाने वाला पहला शासक था, मकबरा बनवाने वाला प्रथम शासक था। मकबरा बनवाने वाला प्रथम शासक था। और इसी क्रम में इसने 1223 में 1223 में 1223 में बदायूं में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बदायूं में का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा कि वो कैसा शासक था, उसको हम क्यों मानते हैं कि वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, और फिर उसने क्या क्या काम किए, क्या क्या काम किया, कहाँ का विजय प्राप्त की, और
उसने मुद्रा का प्रचलन कैसे करवाया। इस तरह से उसके बारे में इतना जान लेते हैं कि एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त है। आगे हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, कौन शासक बनता है। तो दोस्तों जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, हाँ, तो हमने अभी बताया था ना कि वो, अभी याद आया कि जो मकबरा ये बनवाया था, तो वो अपने पुत्र, क्या नाम था उसका, नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे उस पे बनवाया था। नासिरुद्दीन महमूद था, सॉरी, नासिरुद्दीन महमूद, उसी की कब्र पे बनवाया था। नासिरुद्दीन महमूद, ये उसका बड़ा पुत्र था, तो उसी के मकबरे पे सॉरी, कब्र पे इसने मकबरा बनाया था। तो आगे अब चलते हैं कि जब इसकी मृत्यु होती है तो फिर दिल्ली में क्या होता है, कौन शासक बनता है। ठीक है, तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो हालांकि इसने, इसके पहले, अपनी मृत्यु से पहले इसने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, लेकिन होता क्या है कि 1229 में इसकी नासिरुद्दीन महमूद की हो जाती है मृत्यु। इसकी 1229 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसके सामने आता है कि आखिर अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, किसको बनाया जाए, क्योंकि इसको जो और पुत्र थे, जो रुकनुद्दीन फिरोज था, और बाकी इसका एक और पुत्र कुतुबुद्दीन था, और एक मसूद शाह था, ये सब जो थे सब विलासी प्रवृत्ति के थे। कोई उस तरह का था नहीं कि जो कि इसके शासन को अच्छे से चला सके। ठीक है, तो फिर जब ये जाता है 1231 में, ग्वालियर विजय करने मतलब जाता है, ग्वालियर पे आक्रमण करता है, तो उसमें अपना राज्य का पूरा कारभार अपने पुत्र रजिया को सौंप के जाता है कि ठीक है, देखो अभी मैं तो यहाँ हूँ नहीं, तुम्हें देखना है यहाँ का। तो जब वो वहां से लौटता है तो देखता है कि रजिया ने इतनी कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन किया कि उसको लगा कि नहीं, मेरे पुत्रों से ज्यादा अच्छे तरीके से मेरी बेटी शासन कर सकती है। तो वहां से आने के बाद जब वो आता है ग्वालियर से, तो 1233 ईस्वी में 1233 ईस्वी में वो अपने अधिकारियों से कहता है कि इसका जो मनोनयन पत्र होता है, मनोनयन पत्र, वो तैयार किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद वो अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्ताना को घोषित करता है। उसके बाद जब ये इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, तो वहां पे जो तुर्क चहलगानी रहती है और जो भी अमीर लोग रहते हैं वो बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कभी भी आज तक महिला शासिका नहीं बनी थी। लेकिन ये किसी की नहीं सुनता है। जब इसके उत्तराधिकारी के बारे में लोग पूछते हैं कि आखिर आपने अपने पुत्रों को क्यों नहीं उत्तराधिकारी चुना, तो ये कहता है कि देखिए, वो एक विलासी प्रवृत्ति के हैं, कोई उस योग्य नहीं है जो कि मेरा शासन चला सके। तो फिर कहता है कि ठीक है, जो भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरी मृत्यु के बाद जो शासन जिस तरह से चलेगा, आप लोग खुद ही जान जाएंगे कि रजिया सुल्ताना कितनी योग्य थी, हमने किस लिए इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, तो जब रजिया सुल्तानों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, तो उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि वो शासकिया बन नहीं पाती है। शासकिया बन नहीं पाती क्योंकि जो इसकी माँ रहती, वो, सॉरी, इसका जो बेटा रहता, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज,
और इसकी माता रहती है शाह तुर्कान। ठीक है। और वहाँ के जो तुर्क चहलगानी के सदस्य जो रहते हैं, ठीक है। तो जो तुर्क चहलगानी के सदस्य और उसकी माँ शाह तुर्कान रहती है, और ये रनकुद्दीन फिरोज रहता है, इन तीनों का एक गुट रहता है। ठीक है। तो ये लोग कभी नहीं चाहते कि रजिया सुल्तान शासकिया बने। तो इसके बाद इन लोगों ने षड्यंत्र करके, जब इसकी 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। तो उसके बाद फिर इसको साथ रुकनुद्दीन फिरोज को, रुकनुद्दीन सॉरी, इसको शासक बना लिया है। हालांकि अगर अगर देखते हैं तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, तो जो दिल्ली का जो शासनकाल था, जो 1236 से लेकर 1266 तक, जब तक कि बलबन नहीं बन जाता है, इस दौरान, इस टाइम पीरियड में दिल्ली का जो शासन था, बहुत अस्थिरता से, उसका राजनीतिक शासन जो अस्थिरता से प्रभावित था, क्योंकि वहां पे कोई अच्छा शासक था ही नहीं। जो ये तुर्क चहलगानी जो थी, जो तुर्क थे, ये लोग चाहते थे कि मेरे हिसाब से चले, और जो इसके इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थे, ये लोग चाहते थे कि नहीं, मेरे हिसाब से चले। तो इन दोनों के मध्य, मतलब इसके वंश के मध्य और इन तुर्कों के मध्य शासन को लेके, मतलब इधर उधर चलता रहता था, जो उनमें खींचातानी चलती रहती, संघर्ष चलता ही रहता था। तो अब हम देखते हैं कि जब 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज बनता है, 1236 का समय है, और शासक बनता है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। इसका शासन केवल 6 माह 18 दिन का होता है, 6 माह 18 दिन का। ठीक है। तो जब ये शासक बनता है, तो इसकी जो माँ रहती है शाह तुर्कान, वो एक तुर्क दासी रहती है। तो ये शासक बनने के बाद एक शासन में रुचि लेता नहीं है, तो अपनी जो शासन की बागडोर है, अपनी माँ शाह तुर्कान के हाथों में दे देता है। कहता है ठीक है, तुम ही चलाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बाद जो शाह तुर्कान रहती है, वो एकदम शासन को निरंकुशता से चलाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि ये भी करती है कि जो इल्तुतमिश का छोटा बेटा रहता है, सबसे छोटा बेटा कुतुबुद्दीन, उसको ये अंधा करवा के मरवा देती है। और दूसरी बात होती है कि जो इल्तुतमिश का जो रनिवास होता है, वहां पे जितनी भी औरतें होती हैं, उनको बहुत प्रताड़ित करती है, और कुछ को तो इसने कुछ की हत्या करवा दी थी। इस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था, बहुत अव्यवस्था, मतलब जनता परेशान थी, और शासन जो जो भी था वहां पे सुचारू रूप से चल नहीं रहा था। तो और इसी फिरोज का एक भाई था, इसी रुकनुद्दीन जो फिरोज था, इसका एक भाई था, वो अवध का सूबेदार था। तो वहां पे उसने अवध में विद्रोह कर दिया। ठीक है। अवध में विद्रोह कर दिया, क्योंकि सब लोग शाह तुर्कान के शासन के एकदम परेशान थे। उसके बाद धीरे धीरे होता गया कि जितने भी इसके इक्तादार थे, हर जगह सभी लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो फिर उसी दौरान ये रुकनुद्दीन फिरोज है, रुकनुद्दीन फिरोज,
ये फिरोज है, ये दिल्ली से कूच करता है कोहराम के लिए। ये दिल्ली है, दिल्ली से कूच करता है कोहराम जाने के लिए, क्योंकि वहां पे विद्रोह, उसको दबाने सोचता है कि विद्रोह को दबा दें, लेकिन रास्ते में इसकी जो एक जुनैदी रहता है, जो प्रधानमंत्री रहता है, मतलब कि सुल्तान से नीचे होता है, जुनैदी इसका नाम होता है, जुनैदी। ठीक है, तो जुनैदी भी रास्ते में इसका साथ छोड़ देता है। उसके बाद जब और आगे बढ़ता है तो इसकी सेनाएं जो होती है वो भी विद्रोह कर देती है, तो फिर ये बेचारा अकेला बचता है। उधर ये परेशान रहता है, इधर यहाँ पे दिल्ली में कोई नहीं रहता, तो जो रजिया सुल्तान होती है, रजिया सुल्तान होती है, रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के, और शुक्रवार का दिन था, तो लोग उस दिन नमाज का दिन होता है, तो ये लाल वस्त्र पहन के जहाँ नमाज हो रही थी वहां गई, और उसने कहा कि मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि इल्तुतमिश के शासन काल में अगर किसी को न्याय की जरूरत होती थी तो वो लाल वस्त्र पहन के अपने न्याय की मांग करता था। तो इसने वहां गई और जहाँ नमाज हो रहा था, और लोगों से कहा कि देखिए, मेरी माँ सात अरकान ने पूरे दिल्ली में एकदम शासन को अव्यवस्थित कर दिया है, और बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे न्याय चाहिए, और आप लोग मुझे शासक बनाइए, मैं सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर दूंगी। तो दिल्ली की जनता ने, उसको लगा कि नहीं है, पूरा साम्राज्य इतना अस्त व्यस्त है और शासन व्यवस्था भी सही नहीं चल रही है, तो कहा ठीक है। फिर वहां की जनता ने विद्रोह किया, उसके बाद शाह तुर्कान को महल के चारों तरफ घेर के उसको कैद कर लिया और उसको मार डाला गया। उसके बाद रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि दिल्ली सल्तनत में जनता ने पहली बार अपना शासक चुना था, वो भी रजिया सुल्तान के रूप में। उसके बाद फिर रुकनुद्दीन फिरोज जब वापस लौटता है और वो दिल्ली की तरफ आता है, तो यहाँ देखता है यहाँ की तो सारी हालत खराब है, और जनता के विद्रोह इतना तेज रहता है कि जनता उसको भी मार डालती है। तो फिर उसके बाद 6 महीने 18 दिन के बाद, उसके बाद फिर 1236 में ही ये शासका बनती है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। इसका कार्यकाल होता है 1236 से 40। ठीक है, तो जब ये रजिया सुल्तान शासका बनती है, तो इसका पहला काम होता है कि जो तुर्क सरदार होते हैं, जो तुर्क सरदार रहते हैं, जो तुर्क सरदार उनको हटाना शुरू करती है, बड़े बड़े पदों से उनको हटाना शुरू कर देती है, और जो अतुर्क मतलब गैर तुर्क रहते हैं, गैर तुर्क, उनको प्रोन्नति देना शुरू कर देती है। कारण ये था कि जब इल्तुतमिश इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया था, तो उस समय यही जो तुर्क थे, ये तुर्क थे, और उसके बाद उसकी शाह तुर्कान थी जो रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी, और एक प्रधानमंत्री था जो जुनैदी था। तीनों, इन तीनों के ग्रुप ने मिलकर विद्रोह करके, मतलब षड्यंत्र करके उसको रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था, इसको सुल्तान नहीं बनने दिया था। तो इसी कारण ये तुर्कों का सफाया करना चाहती है, तो इस कारण से इससे तुर्क बहुत नाराज होते हैं, और जो पूरी तुर्क लॉबी होती है वो इसके खिलाफ हो जाती है। इस तरह, और दूसरा काम इसका रजिया सुल्तान का ये रहता है कि ये जो इसके पारंपरिक वस्त्र रहते हैं उनको त्याग करके ये फिर पुरुषों की तरह टोपी और कुलाह और कुर्ता पहन के दरबार में जाना शुरू कर देती है, और घोड़े पे बैठ के जाती है। तो इससे धीरे धीरे जनता के मन में फिर ये होता है कि यार ये तो हमारे जो है कि संस्कृति का उल्लंघन कर रही है। तो फिर धीरे धीरे जनता के लिए, जनता का मतलब कि जनता का इसके प्रति जो
आकर्षण पहले रहता है और धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो जनता भी इसकी बुराइयां शुरू कर देती है। तो इस तरह से। और एक और होता है कि एक अबिसीनिया का एक व्यक्ति था। अबिसीनिया अबिसीनिया का एक व्यक्ति था जिसको आप इथियोपिया कहते, इस समय ये इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था याकूत। ठीक है। तो याकूत को इसने अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर ए आखुर। ये अस्तबल का प्रमुख होता है अमीर ए आखुर। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर ए आखुर किस पद से संबंधित है, तो जो अस्तबल होता है, घोड़ों जहाँ पे घोड़े रहते हैं, उसका प्रमुख होता है अमीर ए आखुर। तो रजिया सुल्तान जब भी घोड़े पर बैठती थी तो अमीर आखुर अपने हाथ से, मतलब इसका हाथ पकड़ के घोड़े पे चढ़ती थी। तो धीरे धीरे इन दोनों को प्रेम प्रसंग की पूरी, मतलब अफवाहें उड़ने लगी कि एक, क्योंकि अमीर ये जो याकूत था ये गुलाम था। याकूत जो था ये गुलाम था। ठीक है। और क्योंकि ये तुर्क वंश से बिलोंग करती थी, तो इसलिए लोगों ने इन दोनों को प्रेम प्रसंग की धीरे धीरे चर्चाएं शुरू कर दी कि ये याकूत से प्यार करती है जो कि ये गुलाम है। इस वजह से भी जनता के मन में इसके लिए धीरे धीरे मोह खत्म होने लगा। तो इस प्रकार से 1240 ईस्वी में, 1240 ईस्वी का समय है। 1240 ईस्वी में ये एक सूबेदार रहता है, कबीर खान। कबीर खान। कबीर खान ये भटिंडा का सूबेदार रहता है। भटिंडा। ठीक है। तो कबीर खान जो था भटिंडा का सूबेदार रहता है और ये वहां से विद्रोह कर देता है। तो रजिया सुल्तान इसका विद्रोह दबाने के लिए वहां जाती है। और जब ये वहां जाती है तो कबीर सुल्तान वहां से फिर कबीर खान वहां से भागता है और ये इसका चिनाब नदी तक पीछा करती है। चिनाब नदी। क्योंकि चिनाब नदी जो होती है मंगोल और दिल्ली की सीमा निर्धारित करती थी। दिल्ली की सीमा थी, क्योंकि उसके आगे जा नहीं सकता था। तो जब ये चिनाब नदी के लास्ट तक ये इसका पीछा करती है, तो वो फिर अगर उधर जाता तो इसको, कबीर खान को मंगोल लोग मार देते। उसके बाद फिर वो लौट के आता है, फिर रजिया सुल्तान के, मतलब सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद फिर उसके बाद आगे। और इसके 10 दिन बाद, इस विद्रोह के 10 दिन बाद एक सूबेदार अल्तोनिया। ठीक है। अल्तोनिया विद्रोह कर देता है। तो उसमें रोजा चलता रहता है और एकदम गर्मी का महीना रहता है, लेकिन बिना उसके फिक्र किए हुए ये उसके भी विद्रोह को दबाने के लिए चल देती है। तो जब वो जाती है तो, लेकिन उसी समय कुछ तुर्कों ने साजिश करके अल्तोनिया का साथ देते हैं और उसके बाद इसको वहां एक किले में बंदी बना लेते हैं। और उसी समय मोहम्मद मसूद शाह, मोहम्मद मसूद शाह को शासक बना देते हैं। ये बनता है 1240 से 42।
जब मोहम्मद मसूद शाह को शासक बना देते हैं तो ये एक पद का सृजन करता है, नायब ए मामलिकार, नायब ए मामलिकार। ठीक है, तो जब ये नायब ए मामलिकार का पद सृजित करता है तो फिर इसके बाद क्योंकि अल्तुनिया विद्रोह किया था, तो अल्तुनिया सोचता है कि मुझे ये पद मिलेगा, मुझे अच्छा खासा पद मिले, क्योंकि मैंने रजिया सुल्तान को विद्रोह करके उसको यहाँ तक इस सिचुएशन में लाया। लेकिन ये पद दूसरे को दे दिया जाता है, अल्तुनिया को दिया नहीं जाता, तो इसलिए अल्तुनिया असंतुष्ट होता है, कहता है यार मैंने इतना मेहनत भी किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे मेरे परिश्रम के अकॉर्डिंग मिला नहीं। उसके बाद फिर ये इसका मुंह उधर से फटता है, तो उसी समय रजिया एक मतलब कूटनीति चलती है और ये अल्तुनिया से कहती है ऐसा है तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुमको अपने प्रशासन में उच्च पद दूंगी, और उसी के अनुसार ये अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो अल्तुनिया भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है, शादी हो जाएगी तो मैं मुझे सम्मान तो मिलेगा ही, और उसके बाद अच्छा पद भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी कर लेती है, जो रजिया है अल्तुनिया से शादी कर देती है। फिर क्योंकि दिल्ली का सुल्तान उस समय रहता मसूद शाह, तो फिर रजिया सोचती है कि मैं अपने शासन को कैसे प्राप्त करूं। उसके बाद फिर ये अल्तुनिया जो रहता है ये खोखरों खोखरों राजपूतों खोखरों राजपूतों को अपनी तरफ मिलाता है और इनसे कहता है कि भाई तुम मेरा साथ दो, उसके बाद जब राज जीतेंगे तो हम तुमको कुछ न कुछ देंगे ही। उसके बाद इन सब का साथ लेके अल्तुनिया रजिया सब लोग मिलकर मसूद शाह के खिलाफ आक्रमण करते हैं। लेकिन वो इतना उसके पास मतलब शक्तिशाली उसमें रहता ही है, भाई राजा रहता है, ये लोग जीत नहीं पाते। उसके बाद फिर ये लोग हार कर वहां से भागते हैं और रास्ते में ही एक जगह पर मिलती है कैथल। ठीक है, कैथल के पास जो रजिया सुल्तान की जो सेना रहती है, रजिया सुल्तान की जो सेना रहती है, रजिया की सेना, सॉरी एक मिनट, कैथल में रजिया की जो सेना रहती है ये भी इसका साथ साथ छोड़ देती है, रजिया की सेना ने साथ छोड़ दिया। ठीक है, जब रजिया की सेना साथ छोड़ देती है तो उसके बाद तब दोनों अकेले हो जाते हैं। फिर एक वृक्ष के कहा जाता है कि ये दोनों एक वृक्ष के नीचे सोते रहते हैं, और उसी समय कहीं से डाकू आते हैं या जो भी होता है, डाकू लोग आते हैं और इनका मर्डर कर देते हैं, मतलब हत्या कर देते हैं। तो वहीं पे 1240 में रजिया की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद रजिया की मृत्यु के बाद फिर कौन शासक बनता है, आप आइए देखते हैं। रजिया के बाद फिर बनता है बहराम शाह, 1240 से 42। ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण शासक रहता नहीं, इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। उसके बाद फिर अगला जो महत्वपूर्ण शासक होता है हम देखते हैं वो नासिरुद्दीन महमूद है। नासिरुद्दीन इसका शासनकाल होता है 1246 से
1266 तक। ठीक है। तो जो नासरुद्दीन महमूद रहता है, ये शासक तो बन जाता है, लेकिन इसका शासन में कोई रुचि नहीं रहती है। इतिहास में बताया जाता है कि ये बस अपना जीवन ये कुरान के अनुसार जीता है। बस कर अपने जीवन यापन के लिए खुद कमाता है, खुद खाता है। बाकी एक भी रुपए राज्य मतलब राज्य के खजाने से नहीं लेता है। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये अपने जीवन यापन के लिए जीवन यापन के लिए टोपी बनता था, टोपी सिलता था, सॉरी। और दूसरी चीज, कुरान की आयतें लिखता था और उनको बेचता था। ठीक है। मतलब ये दो चीज थी जिसको करके वो अपना जीवन यापन करता था। टोपी अपने लिए भी सिलता था, दूसरों के लिए भी सिलता था और उनको बेचता था। उससे जो पैसे उसको मिलता था वो अपना जीवन यापन करता था। और कहा जाता है कि कुरान की आयतें भी लिखता था और उसको भी बेचता था। मतलब इसके खर्चे के लिए इसको पैसा पर्याप्त मिल जाता था। तो इसी के समय इसका गुलाम रहता है बलबन। ठीक है। तो इसका गुलाम रहता है बलबन। तो जो बलबन रहता है, ये बलबन को इसने नायब ममलिकत का पद दे दिया था। क्योंकि बलबन जो है 1249 ईस्वी में अपनी बेटी की से शादी करता है। 1249 में अपनी बेटी की शादी करता है। जब 1249 में अपनी बेटी की शादी कर देता है तो ये नासरुद्दीन महमूद बन जाता है बलबन कदमात। और उसके बाद फिर बलबन ने इसको पहला पद देता है नायब ए ममलिकत, जो कि एक ऐसा पद होता है जो उप सुल्तान के बराबर होता है, एज ए प्रधानमंत्री होता है। तो और दूसरा पद देता है बलबन को उलूग खान की उपाधि देता है। उलूग एग्जाम में पूछता है, उलूग खान की उपाधि। ठीक है। तो नासरुद्दीन महमूद कहता है कि बलबंस कहता है, देखो मुझे शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब वो क्या करें इंटरेस्ट नहीं है। तुम पूरा शासन प्रशासन जो भी हो सब कुछ चलाओ, सब कुछ देखो। बस हाँ ये है कि जो भी करना मुझसे पूछ लेना बस। बाकी तुमको जिस हिसाब से करना हो, जैसे करना हो तुम कर सकते हो। तो 20 साल तक, 46 से 66 तक, 20 साल तक जो बलबन था, ये पूरा प्रशासन नासिरुद्दीन महमूद का यही संचालित करता था। नासिरुद्दीन महमूद बस केवल एक नाम का था, ये कुछ भी उसको शासन से मतलब नहीं होता था। उसके बाद 1266 में 1266 में कहा जाता है कि ये जो बलबन था इसको जहर दे के मार देता। उसके बाद ये पूरी सत्ता का शासक बन जाता है। हालांकि कहीं कहीं दिखाया गया कि इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं किसी 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 बुक में लिखा गया कि बलबन इसको जहर दे के मार देता है और पूरी सत्ता हथिया लेता है। अब हम देखते हैं कि आखिर बलबन था कौन, बलबन था कौन, ये शासक कैसे बना और इसने क्या क्या किया।
अगला देखते हैं गयासुद्दीन बलबन। 1266 से 86, ठीक है। तो पहले बलबन के बारे में पढ़ने के पहले हम बलबन के बारे में जान लेते हैं, आखिर बलबन कौन था। तो बलबन एक तुर्क था। बचपन में क्या था कि बचपन में इसके जो मंगोल थे, कुछ मंगोलों ने इसको पकड़ के इसको अफगानिस्तान का एक खुरासान बाजार है, वहां पे बेच दिया था, ठीक है। तो वहां पे बेच दिया गया था, तो ये वहीं क्या कहते हैं कि जो गुलाम बाजार था वहीं रहता था। तो वहां पे गुलामों का बाजार लगता था, और जिस राजा को भी गुलाम चाहिए होते थे वो जाता था वहां से गुलाम खरीद के लाता था, और उसके बाद फिर अपने यहाँ उसको प्रशिक्षित करता था, फिर अपने अकॉर्डिंग उससे काम करवाता था। तो 1233 की बात है। 1233 1233 की बात है, जब इल्तुतमिश 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 ग्वालियर विजय करता है, उसके बाद गुलाम बाजार में जाता है, वहां पे खुरासान में। तो कहा जाता है कि लोग गुलामों को पहले आते थे, जो राजा महाराजा लेते थे, तो गुलाम पहले उनकी सुनते नहीं थे, उनको ले जाते थे राजा लोग, उसके बाद उसको समझाते थे कि नहीं, अब जो है तुम्हारे हम ही है, तुम्हारे स्वामी हम ही है, तुम जो हम कहेंगे वही करो, बाकी तुमको जो भी तुम्हारी जो इच्छा है, जो जरूरत है, हम उसको पूरा करेंगे। तो ठीक है। लेकिन बलबन ऐसा था, बलबन रीजन क्या था कि ये एकदम बहुत लंबा चौड़ा मोटा काला सा एकदम था, भयानक। तो लोग राजा आते थे, इसको इसकी शक्ल सूरत देख के ही इसको किनारे कर देते थे, लेते ही नहीं थे। बेचारा परेशान था कि यार मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, क्या करें। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, कई दिन बीत गए, इसको कोई पूछता ही नहीं था। तो फिर जब इल्तुतमिश आया ग्वालियर विजय के दौरान 1233 में, तो ये देखते ही इल्तुतमिश से कहा कि साहब, महाराज जी मुझे ले चले। कहा कि आप ले चले, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, मैं आपकी सारी आज्ञा का पालन करूंगा, सब कुछ करूंगा, बस आप मुझे ले चलिए। तो इल्तुतमिश सोचा यार कि और जो गुलाम होते हैं वो सुनते नहीं, उनको सिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये तो पहले से ही मान जा रहा है, कहें ठीक है, अच्छा। इल्तुतमिश का ठीक है यार, सही लग रहा है, ले चलते हैं। तो इल्तुतमिश जब इसको ले आया, तो इसकी प्रतिभा को देखकर, इसका कौशल देख के, मतलब इसकी लगन को देख के, उसने चालीसा दल का इसको सदस्य बना दिया, ठीक है। इल्तुतमिश के समय में चालीसा दल का सदस्य था, चालीसा दल था, चालीसा दल का ये सदस्य था। और जब रजिया के समय में अगर देखा जाए, तो रजिया के समय में इसको अमीर आखुल पद पर नियुक्त किया गया था, नहीं, अमीर शिकार के पद पर, सॉरी। ठीक है। तो इस तरह से बलबन का था जीवन परिचय। और 1286 में जब ये शासक बनता है, तो इसके समय शासक बनने पे बहुत कठिनाइयां इसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक गुलाम रहता है, और जब एक गुलाम राजा बनता है तो वहां की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, सोचती है अरे ये तो गुलाम ही है, इसकी कौन इज्जत करेगा। तो ये इससे बहुत परेशान था। यही कारण था कि इसके राज्य में जब ये राजा बना तो इसकी कोई इज्जत नहीं करता था, तो ये लोग ऐसे सामने से गुजर जाते थे, सलाम भी करते थे तो उनकी गर्दन ही नहीं हिलती थी, बस सलाम करके आदाब करके निकल जाते थे, फॉर्मेलिटी करते थे। ये सोचा यार कोई मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, तो इसने ईरानी पद्धति से एक प्रथा लाई, सिजदा पैबोस। कहा बेटा अब तो तुम झुकोगे भी, लेटोगे भी, पैर भी चूमोगे। सिजदा का मतलब होता है कि आप
लेट जाओ, और पैबोस का मतलब होता है कि जो राजा होता है उसके पैरों को चूमो। कहा अब बेटा अब तुम लोग मेरी इज्जत करोगे। तो सिजदा और जो पैबोस प्रथा थी लाने का मेन कारण इसका यही था, जो सिजदा पैबोस प्रथा होती है सिजदा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा कौन लाया था। ये बलबन ही लाया था, जनता का सम्मान पाने के लिए, क्योंकि लोग इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे। लोग ऐसे निकल जाते थे, सोचता थे यार कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है। तो फिर जब ये राजा बनता है तो इसके समक्ष कई कठिनाइयां आती हैं, तो आइए उनको हम देखते हैं। क्योंकि भाई ये गुलाम था तो कोई इसको एक्सेप्ट करता नहीं था। बलबन के समय कठिनाई, ठीक है। जब ये शासक बनता है तो इसका पहला टारगेट, पहली कठिनाई थी चहलगानी पद्धति। चहलगानी इसकी प्रथम समस्या थी, क्योंकि चहलगानी क्या थी? चहलगानी जो थी वो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था। ये 40 सरदारों की वो थी, संस्था थी। इसमें 40 मतलब 40 गुलाम होते थे। तो ये गुलाम था, ये भी इसका सदस्य था। तो अगर ये सोचता था कि अगर मान लो हम चहलगानी के सदस्य थे और हम वहां से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आज राजा बन सकते हैं, तो कल को उसी संस्था का दूसरा सदस्य भी वही काम करके मेरी मेरी जगह आ सकता है और मुझे दिक्कत पैदा कर सकता है, या फिर मेरे बाद मेरे वंशजों को दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसलिए इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। क्योंकि ये सत्ता का अपहरण करके आया था, सत्ता का अपहरण करके आया था। और दूसरी बात ये गुलाम था। भाई जब अगर तुम राजा को मार के और खुद राजा बनते हो तो फिर जनता तुमको एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है और जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हो। दूसरी बात तुम गुलाम हो, तो इसलिए जनता और इसको स्वीकार ही नहीं करती थी। जनता का विद्रोह इसके प्रति था, जनता का विद्रोह था। तो इस प्रकार से पहली समस्या इसकी थी चहलगानी। दूसरी थी मंगोलों का आक्रमण। मंगोल जो थे, मंगोल आक्रमण। और तीसरी समस्या क्या थी कि मेवाती और राजपूतों का आक्रमण। ये भी हमेशा आक्रमण करते रहते, मेवाती और राजपूतों का आक्रमण। और चौथी बात थी बंगाल विद्रोह। ठीक है। तो भाई मंगोलों का भी आक्रमण होता था उस समय, ये भी इसके लिए एक समस्या थी। और मेवाती और राजपूत थे दिल्ली के आसपास, वो लोग भी बार बार अटैक करते रहते थे, उससे भी ये परेशान था। और चौथी बात थी बंगाल विद्रोह, क्योंकि इल्तुतमिश फिर बंगाल को मिला लिया था अपने राज्य में, लेकिन जो बंगाल था वो दिल्ली से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए वहां पे शासन प्रशासन चलाना बहुत दिक्कत कर रहा था। वहां कोई उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाता, इसलिए वहां पे आए दिन विद्रोह होते रहते थे। तो ये चार चीजें थी जो इसको परेशान कर रही थी, ये चार चीजें इसको परेशान कर रही थी। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन कठिनाइयों से कैसे खुद को बाहर निकालता है। ये जो चहलगानी थी इसकी, ये एक मिनट, पहली चहलगानी हो गई। चहलगानी, एक चीज बता दें आपको, सॉरी यार, चहलगानी। दूसरी मंगोल आक्रमण,
तीसरा मेवाती और राजपूत, और चौथा क्या था, बंगाल विद्रोह। ठीक है, तो ये जो थी, ये इसकी चहलगानी जो थी आंतरिक समस्या थी। आंतरिक समस्या के अंदर का था, आंतरिक समस्या। और ये जो तीनों थी इसकी वह समस्या थी। ठीक है, वह समस्या। तो अब हम ये देखते हैं कि अपनी ये आंतरिक समस्याओं को दूर करने का ये क्या उपाय करता है। ठीक है, इन्हीं आंतरिक समस्याओं को दूर करने के लिए अपने साथ राज्य में लाता है राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं बलबन का राजत्व का सिद्धांत। बलबन का अपनी आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि आखिर बलबन का राजत्व का सिद्धांत क्या था। बलबन का इसने अपने राजत्व के सिद्धांत में चार चीजें इंक्लूड की। आइए उसको हम देखते हैं। पहली क्या थी, राजत्व का राजत्व का दैवीकरण, सॉरी अर्धदैवीकरण, राजत्व का ठीक है। दूसरा था निरंकुश राजसत्ता। तीसरा इसमें आता है न्यायप्रियता। न्या, न्यायप्रियता। और चौथा है रक्त और लौह की नीति। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है, तो वो बलबन है। रक्त और लौह की नीति तथा नस्लवाद की नीति पर बल दिया। नस्ल नीति पर बल दिया। तो ये थी चार चीजें जो कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत में थी। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये राजत्व का अधिदैवीकरण क्या था, निरंकुश राजसत्ता क्या थी, न्यायप्रियता क्या थी, और रक्त और लौह लौह की नीति का नस्लवाद की नीति पर बल दिया है वो क्या था। अब एक एक करके आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला राजत्व का अर्धदैवीकरण। राजत्व का ठीक है,
तो ये जो राज्यत्व का अर्धदैवीकरण था, इसने इसको ईश्वर की अवधारणा से जोड़ दिया। इसको जोड़ा है ईश्वर की अवधारणा। ठीक है। और राजत्व को इसने राजत्व को इसने नियामते खुदाई का नियामते खुदाई नियामते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसका कहने का मतलब यह था कि मेरे ऊपर ईश्वर की छाया है। जैसे मैं बलबन हूँ, मैं खड़ा हूं, तो मेरे ऊपर ईश्वर की छाया सिर्फ मेरे ऊपर डायरेक्ट आती है। जैसे ये बलबन हो गया, ये देखिए बना देते हैं कुछ भी, ये बलबन है तो ये ईश्वर की छाया इसके ऊपर डायरेक्ट आती है। तो इसने कहा कि मेरे ऊपर ईश्वर की डायरेक्ट छाया आती है, इसलिए इसने खुद को इसलिए इसने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि दी। जिल्ले ई इलाही, इसका मतलब होता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि। तो देखिए अब ये राजत्व का सिद्धांत किस तरह से ये लागू कर रहा है। इसने कहा कि इसने इसको ईश्वर की अवधारणा से जोड़ दिया, और इसने इसको राजत्व के सिद्धांत को नियामते खुदाएगा, मतलब ये ईश्वर की छाया है। इसने कहा कि ईश्वर की छाया डायरेक्ट मेरे ऊपर आ रही है, और इसलिए खुद को इसने जिल्ले इलाही कहा कि इसने कहा कि अगर ईश्वर की छाया डायरेक्ट मेरे ऊपर आ रही तो मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, उसने ही मुझे भेजा है और उसने ही बनाया है, इसलिए अब मैं जो कहूंगा उसको सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मेरा कहने का मतलब कि जो मैं कहूंगा वो समझ लो ईश्वर कह रहा है, और तुम अगर ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करोगे तो ये धर्म का अनादर होगा, और फिर तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए इसने इस प्रकार से इसने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। इस प्रकार इसके समय में जो भी मौलवी थे, जो भी तुर्क अमीर थे, उन सब पे इसने कंट्रोल किया। अगली चीज आती है निरंकुश राज सत्ता। निरंकुश सेकंड है। ठीक। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर निरंकुश राज सत्ता के अकॉर्डिंग इसने क्या किया। क्योंकि इसने कहा था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ये कहा कि मैं इसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, ईश्वर का प्रतिनिधि खुद को बताया। ठीक है। इसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, इसलिए इसने कहा कि अब मेरे अब मैं जनता के प्रति, इसने कहा कि देखो मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए अब जनता के प्रति मेरा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। मेरा जो भी उत्तरदायित्व है ईश्वर के प्रति है। जो भी मैं करूंगा ईश्वर के प्रति करूंगा, जनता के प्रति मेरा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। और उसने
दूसरी बात इसने कहा कि जनता के प्रति मेरा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं, जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं। तीसरी बात इसने कहा कि इसलिए मेरे ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, बल्कि मेरा सबके ऊपर नियंत्रण है। तीसरी बात ये कहता है कि मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का भी नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं। इस प्रकार से इसने राज्य में जो भी मौलवी थे, तुर्क अमीर थे, उन सबको कंट्रोल करने का काम किया कि अब मैं जैसे कहूंगा आप लोगों को वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इसका पालन नहीं करोगे तो फिर तुमको कठोर से कठोर दंड मिलेगा, फिर उसके भागीदार तुम होगे। इसने तुर्क और मौलवियों पर नियंत्रण किया, तुर्क और मौलवी लोगों पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है। तीसरी चीज अब आइए हम देखते हैं, निरंकुश सत्ता हो गई। अब तीसरी चीज न्यायप्रियता, कि न्यायप्रियता में इसने क्या क्या किया था। तो न्यायप्रियता में ये था कि इसने कहा कि देखो मैं निरंकुश हूँ लेकिन अत्याचारी नहीं हूँ, मेरे लिए सब समान है। इसने कहा कि राज्यत्व का जो सिद्धांत होता है उसमें सब समान है, मेरा कोई भी सगा नहीं है, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो मेरा पुत्र हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे जो भी हो। इस प्रकार से इसने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय की स्थापना की। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कहता है कि मैं निरंकुश हूँ, मैं निरंकुश हूँ लेकिन अत्याचारी नहीं हूँ, निरंकुश हूँ परंतु अत्याचारी नहीं हूँ। ठीक। दूसरी चीज ये कहता है कि राजत्व में सब एक समान है, सभी समान है, इसलिए जो भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, वो चाहे कोई भी हो। यही कारण था कि इसके जो सगे संबंधी थे, इसको जो बच्चे थे वो भी इससे डरते थे बलबन से कि ये साला सनकी है, एक नंबर का सनकी है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार से इसने निष्पक्ष निष्पक्ष न्यायप्रियता पर बल दिया, निष्पक्ष न्यायप्रियता प्रियता पर बल दिया। इस प्रकार से इसने कमजोरों की रक्षा की। चौथी चीज क्या है कि इसी इसी का सहारा लेके इसने कमजोरों की रक्षा करने का ही सहारा लेके धीरे धीरे गुलामों को निपटाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो गुलाम थे जानता था गुलाम बहुत खतरनाक होते हैं। तो इन सब का सहारा लेके, निष्पक्ष न्यायप्रियता का सहारा लेकर इसने धीरे धीरे गुलामों को मारना शुरू कर दिया, गुलामों को अंत करना शुरू कर दिया, गुलामों का अंत करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है कि इसका एक गुलाम था,
तो गुलाम अधिकारी था वो, तो उसके यहाँ कोई रसोइया था और उसने उससे कहा कुछ बनाने के लिए, वो रसोइया बनाया लेकिन अच्छा नहीं बनाया। तो जो गुलाम था उसको बुलाता है, उसके बाद उसको एकदम बहुत मारता है, मार मार के भगवा बना देता है। उसके बाद फिर उसको निकाल देता है। उसके बाद जब बलबन को पता चलता है तो ये तो मौका ही खोजता रहता है कोई गुलाम मुझे मिले। उसके बाद ये उस गुलाम को बुलाता है बीच चौराहे पे, उसको मरवा के उसकी खाल को निकलवा के उसमें भूसा भरवा देता है। और उसके बाद उसका जो मांस होता है उसका मतलब मांस को पकवा के उस गुलाम के परिवार वालों को बुला के उनको खिलाता है। और ये संदेश देता है कि अगर तुम मेरे राज्य में किसी पर अत्याचार करोगे तो फिर तुमको इस तरह से सजा मिलेगी। इस प्रकार से ये जनता का प्रिय शासक बन गया। ठीक है, अगली चीज फिर हम देखते हैं अगली नीति क्या है इसकी। रक्त और लौह की नीति तथा नस्लवाद पर बल। अगली चीज है, चौथी चीज, रक्त और लौह की नीति तथा नस्लवाद पर बल। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इसने क्या क्या किया था। जो इसकी रक्त और लौह की जो नीति थी, इस नीति को अपनाकर इसने जो दिल्ली के आसपास मेवाती थे और राजपूत, इनका सफाया किया। और सफाया किया कैसे, ये दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली के चारों तरफ इसने पूरी जंगल जंगल को खाली करवा दिया। दिल्ली के चारों तरफ पूरे जंगल जो थे इनको साफ करवा दिया, चारों तरफ इसने सेना लगवा दी। और उसके बाद इसने चारों तरफ से अपने सैनिकों को आक्रमण करने के लिए बोला। इस प्रकार से इसने जो मेवाती और राजपूत थे इनको इनका सफाया कर दिया। मेवाती और राजपूत, इनका इसने सफाया कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, जो रक्त और सॉरी ये तो हो गया, जो नस्लवाद जो होती है, नस्लवाद पे इसने कहा कि इसने निम्न कुल से दूरी बनाई, निम्न कुल से दूरी बनाई, क्योंकि ये खुद डरता था कि कहीं हमको कोई निम्न कुल का न समझ ले। इसलिए अब इसने अपने आप को अफरासिया वंशज बताया। अपने आप को इसने अफरासिया वंशज का बताया, अफरासिया, अपने आप को अफरासिया वंश का बताया। इसके बारे में कहीं कहीं बुक्स में ये भी देखा जाता है कि ये कहता है कि जब मैं निम्न कुल वालों को देखता हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती है गुस्से से, और उसके बाद मेरा हाथ तलवार की तरफ बरबस बढ़ता हुआ चला जाता है कि मैं कब तलवार उठाऊं और इसका गला काट दूं। तो इस तरह से इसने अपनी समस्याओं को दूर किया। ये चीजें हो गई। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। अगले टॉपिक के बारे में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।